एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे इस चैप्टर की, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने साथ साथ सॉल्व किए थे, मैंने आपको करा दिए थे। तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। बाकी जो उसका मतलब रह गया था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो क्वेश्चन नंबर 11 था, वो हम डिस्कस करते हैं पहले। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे भी होगा न्यूमेरिकल्स हैं, हम न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ज़रा सबके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है हमारे पास 50। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सबके पास बेटा टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और यूनिक नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और यूनिक नोट्स हैं आपके पास, उसका पेज नंबर है 32। यूनिक नोट्स का पेज नंबर है आपके पास 32, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो आपने इनको क्या करना है, कंप्लीट भी करना है। इनकम्प्लीट इक्वेशंस हैं और उनको बैलेंस भी करना है, राइट। तो हम वो देखते हैं कि कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा नोट्स में आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मतलब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है और नोट्स में जो क्वेश्चन बना हुआ है वो 31 है जी। तो उसमें बेटा देखते हैं हम, मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है। अब टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन में से जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है बेटा, नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ये इक्वेशंस आपके लिए बहुत ही इजी हैं। कैसे? क्योंकि आपने टोटल रिएक्शंस, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉल्ट्स के सारे रिएक्शन, उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। वही सारे रिएक्शन हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए नेम बता दिए गए हैं और कहा कि इसको कंप्लीट भी करें और इसको बैलेंस भी करें। तो ये पहले वाले सारे रिएक्शन हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो अब तक आपने पढ़े हैं उसी में से हैं, ठीक है। खैर इसको मैं डिस्कस करता हूँ। एल्यूमिनियम जी, तो उसने नाम बताया है यहाँ पर बेटा आपके पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी, एरो के बाद छोड़ दिया बेटा। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इस दफ़ा पेपर में आया हुआ था। इस दफ़ा इक्वेशंस दी हुई थी और कहा गया था इनको कंप्लीट भी करें और बैलेंस भी करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा आपको पता है ये एरो लगा दिया और कहा कि पहले तो इसको कंप्लीट करें और फिर कहा इसको बैलेंस करें, ठीक है। पहले तो हम कंप्लीट करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है एल्यूमिनियम बेटा मेटल है। मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है बेटा, सॉल्ट बनता है। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। ये सॉल्ट है, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये आपने उसको कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट करने के बाद इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम सिंबल्स लिखेंगे इनके। कैसे, एल्यूमिनियम का सिंबल बेटा आपको पता है क्या होता है, Al, एल्यूमिनियम प्लस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या होता है हमारे पास? HCl, यहाँ पर भी लिखेंगे हम HCl, एरो लगा देंगे। अब आपको पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड जब मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर सॉल्ट किसका बनेगा? एल्यूमिनियम का बनेगा। मेटल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अपने क्लोराइड बनाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला भी स्टूडेंट्स आपको पता है AlCl3। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि अगर समझ ना आ रहा हो तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिख लिया करें, कितनी होती है? 3+। और इसी तरह क्लोरीन है साथ, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1, माइनस लगाते हैं। तो जब इनको हम क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, ये देखिए तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला Al, यहाँ पर -1, 1 आएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता और क्लोरीन के साथ 3 आ जाएगा, राइट। एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। आप लिखेंगे H2 और साथ बेशक एरो भी बना दें, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये लिखा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जी बेटा। तो अब बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे आपको पहले समझाया हुआ है मैंने। यहाँ पर एल्यूमिनियम 1, इधर भी 1, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएं। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे, अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए? वो भी 2। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3, बैलेंस नहीं हो रहे। अगर क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 लगाते हैं, अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो क्लोरीन बैलेंस नहीं होता, तो उनके लिए प्रॉब्लम। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लोरीन के एटम को और हाइड्रोजन के एटम्स को मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 3 हैं, 3 2 6, तो यहाँ पर अब 6 लगाएंगे। अब हमारे लिए बैलेंस करना आसान हो गया है, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 कर लें। यहाँ पर कितने हैं? 2, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 6। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, ये भी बैलेंस। अब इसको तो बैलेंस कर दिया हमने, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2, जबकि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा दें, ये 2 एल्यूमिनियम। क्लियर? तो बेटा देखा जाए तो ये रिएक्शन हमने पढ़ा था। ये हमने रिएक्शन कब पढ़ा था? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। जब हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़े थे ना, तो वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये ऑलरेडी इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। खैर ये बैलेंस भी हो गई। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है बेटा? दूसरे नंबर पे हमारे पास इक्वेशन आती है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा अब देखें, अगर आपको नेम से समझ ना लग रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो कि कौन सा सॉल्ट बनेगा, उसका नेम क्या होगा, आपको प्रॉब्लम पेश आ रही हो, तो आपने घबराना नहीं है। आप इसका तरीका ये भी होता है, आप पहले कंप्लीट करने की बजाय आप पहले सिंबल से बैलेंस भी कर लें और कंप्लीट भी कर लें। पहले नेम ना लिखें, यानी इसको लिख के छोड़ दें, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आप ये कर लें। अब कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CuO, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? H2SO4। जब रिएक्शन करेंगे, अब आपके लिए लिखना आसान हो गया। कैसे? अब कॉपर क्या बनाएगा अपने? सल्फेट। आपको पता है जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? बेटा मैंने आपको बताया था मेटेलिक ऑक्साइड भी बेस होते हैं। इनकी नेचर क्या होती है? बेसिक। सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो सॉल्ट किसका बनेगा? कॉपर का। इधर से कॉपर आएगा, इधर से सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। सॉल्ट के साथ क्या बनता है? वाटर बनता है। अंडरस्टूड है? H2O, ये आप लिख देंगे, ठीक
ठीक है, अब बैलेंस कर लें इसको। बैलेंस करते हैं हम कैसे? कॉपर यहाँ पर 1 है, इधर भी कॉपर 1, यहाँ भी SO4, यहाँ भी SO4, इधर भी H2 और ये O, इधर भी H2O, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बैलेंस है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब इसका नाम क्या बना, यानी जब कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर नाम लिख दें, क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट। ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। और उसके साथ क्या बनता है बेटा? वाटर। सॉल्ट के साथ वाटर। ये अब हमने कंप्लीट भी कर लिया। अगर आपको जहन में आ जाता है कि हाँ ये कॉपर सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, पहले लिख दें, अदरवाइज पहले ये लिख के ना ऊपर बाद में कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको रिएक्शन की समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ बनेगी और उसका नेम क्या होगा। नंबर 3 जी, नंबर 3 पे है बेटा आयरन सल्फाइड। अब आयरन सल्फाइड है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं इसको, आयरन सल्फाइड। ये सारे रिएक्शन बेटा हमने पहले से पढ़े हुए हैं। आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्शन है जी सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका रिएक्शन है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड जी, क्या बनेगा? पहले इसको सिंबल्स के जरिए लिखते हैं। आयरन सल्फाइड का फार्मूला बेटा आपको पता है, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। फेरस सल्फाइड का नाम है आयरन सल्फाइड, FeS, ये आयरन सल्फाइड है, ठीक है। अब उसके बाद प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको बेटा पता है, H2SO4। आपको बेटा याद होगा द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स, याद है? सल्फाइड्स के साथ आपको पता हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था, ये वही है, ठीक है। तो क्या बनता है? इस रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है। तो वो सॉल्ट कौन सा बनेगा? पहले तो हम सॉल्ट बनाते हैं, इधर से Fe आयरन आएगा, क्योंकि आयरन का सिंबल Fe होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलेंगे फेरस सल्फाइड। Fe इधर से SO4 क्या बनेगा? FeSO4। इसका नाम बनेगा फेरस सल्फेट, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं आयरन सल्फेट, ठीक है। अच्छा, आयरन सल्फेट प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। इधर से H2 बचा और इधर से S बचा, उसका नाम बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस। गैस के साथ एरो लाजमी शो करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिख लें कि जब आयरन सल्फाइड रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बना? आयरन सल्फेट। इसको फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। उसने यहाँ आयरन का वर्ड यूज़ किया है तो हम भी आयरन का वर्ड यूज़ करेंगे, हम फेरस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम भी कह देंगे भाई ये क्या है? आयरन सल्फेट। अगर आप इसको फेरस सल्फेट लिख भी देते हैं कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन उसने आयरन बोला है तो आप आयरन लिखेंगे, ठीक है। प्लस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, लाजमी लिखेंगे गैस का वर्ड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जी, ये बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 नंबर पे जी। 4 नंबर पे हमारे पास क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका रिएक्शन है जी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है हमारे पास, हाँ जी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जी, क्या बनेगा? पहली बात, जो भी बने हम सिंबल्स के ज़रिए रिएक्शन लिख लें, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। अमोनियम क्लोराइड। अब हम अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे बेटा, आपको पता है अमोनियम का मतलब होता है NH4
क्लोराइड Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है जी? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इसका फार्मूला होता है, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH। लो जी, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा? आपने रिएक्शन पढ़े थे, बेसिस के रिएक्शन पढ़े थे विद अमोनियम सॉल्ट्स। 3 चीज़ें बनती हैं जब अमोनियम सॉल्ट रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? अल्कलीज के साथ, यानी बेसिस के साथ। 3 चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस, राइट। सॉल्ट किसका बनेगा? आप मैंने आपको बताया यहाँ पर मेटल का, मेटल यहाँ पे कौन सा है? सोडियम। इधर से क्या आएगा? क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl सॉल्ट। सॉल्ट के साथ मैंने आपको पहले बताया हुआ है क्या बनता है? वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है? अमोनिया, NH3, दिस इज अमोनिया। अमोनिया के साथ आप एरो बना सकते हैं। ये बैलेंस करें, ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे? यहाँ सोडियम 1, यहाँ पे क्लोरीन NaCl, इधर से NH4, इनकी नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन काउंट करें, 4 and 1 5, यहाँ भी ऐसे ही है। 2 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन इधर है, 5 हो गए। ऑक्सीजन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सारी चीज़ें बैलेंस है। अब लिख दें कि जब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बना? सॉल्ट बना, वाटर बना और क्या बना? अमोनिया गैस। तो सॉल्ट कौन सा बना यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड। नाम लिखना है आप उसका, क्या लिखना है? नाम। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के साथ क्या बना है? H2O। H2O का नाम क्या है? वाटर। H2O वाटर है। और क्या? NH3 क्या है बेटा? अमोनिया गैस प्लस अमोनिया गैस। ये आपने लाजमी तौर पे ये लिखना है, ठीक है। ये अब कंप्लीट भी कर दिया हमने, मैंने कि लिख के भी स्टेटमेंट भी लिख दी और विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला वो भी हमने इसको कंप्लीट भी कर दिया और बैलेंस भी कर दिया, ठीक है जी। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। फेरिक क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फेरिक FERRIC, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड बेटा आयरन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम आयरन क्लोराइड है। जैसे यहाँ पर आयरन सल्फाइड था एक, उसको हम फेरस सल्फाइड कह रहे थे। यहाँ फेरिक है, यानी आयरन की वैलेंसी यहाँ पर 3 है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन कराना है किसके साथ? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा? पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, इसको बाद में कंप्लीट किया करें, क्योंकि सम टाइम आपके माइंड में ना नेम नहीं आ रहा होता कि क्या बनेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसीलिए मैंने कहा है। हाँ, अगर आपको आता है तो फिर आप लिख दें पहले ही, लेकिन बेहतर यही होता है कि पहले आप रिएक्शन लिख लिया करें। अब फेरिक क्लोराइड का फार्मूला भी तो आना चाहिए, FeCl3, फेरिक क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला भी आपको पता है, NaOH। जब रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा बेटा? आपको अगर याद हो तो ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में से, जब आपने वहाँ पर ये पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, वहाँ पर रिएक्शन पढ़ा था। तो अब क्या बनेगा? मैंने कहा था कि जिसके क्लोराइड हैं उसके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और जिसके हाइड्रोक्साइड हैं उसके क्लोराइड बन जाएंगे। आयन एक्सचेंज होते हैं इस तरह के रिएक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सोडियम अपने क्लोराइड बनाएगा और आयरन अपने हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब आयरन अपने हाइड्रोक्साइड बनाएगा, FeOH थ्राइस 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आयरन की वैलेंसी यहाँ पर देखें 3 है, 3 क्लोरीन है, इसीलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ क्या बनेगा? जिसके क्लोराइड हैं उसके हाइड्रोक्साइड बन गए और जिसके हाइड्रोक्साइड थे अब उसके क्या बनेंगे? क्लोराइड। अब सोडियम अपने क्लोराइड बनाएगा, NaCl। अब बैलेंस करते हैं इसको। बैलेंस कैसे करेंगे? सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर देखें क्लोरीन कितने हैं? 3,
यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 1, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दें। जब यहाँ 3 लगाएंगे तो सोडियम कितने हो गए, वो भी 3। यहाँ पर सोडियम कितने हैं 1, यहाँ पर भी 3 लगा दें। जब यहाँ पर 3 लगाएंगे तो अब हाइड्रोक्सल कितने हो गए OH, वो भी 3। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्या लगाए हैं 3 लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट बना और ये क्या बना फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पर इसका नाम है फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस NaCl क्या है सोडियम क्लोराइड। वहाँ पर सॉल्ट नहीं लिख देना, नेम लिखना है उसका, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। दिस इज सोडियम क्लोराइड। ओके, अब आपको पता है कि ये जो हाइड्रोक्साइड बनते थे ये PPT होते थे, अगर आपको याद हो, और इनका कलर भी आपको याद होगा ब्राउन होता था, ब्राउन PPT थे ये, आपको याद होगा बेटा। वहाँ पर इसके ना ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते थे, ब्राउन PPT ये। ठीक है, तो ये बनते थे ये हमारे पास। अब देखें 5 पॉइंट थे, ये हमने नेम भी लिखे उसके और साथ साथ क्या लिखे उसके फार्मूलात भी लिखे। तो इस तरीके से बेटा आपने इनको कंप्लीट और बैलेंस करना है। ठीक है, यानी कंप्लीट भी करना है, नेम के लिहाज से भी 1 नंबर होता है नेम लिखने का और 1 नंबर होता है फार्मूले के साथ उसको बैलेंस करने का। अगर आप एक काम करते हैं कोई तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 2 मार्क्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर, तो आपको ये अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक होगी बात जी बेटा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। अब न्यूमेरिकल्स मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल तो करा दिया था, जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराई थी तब मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया था। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 फिर हम डिस्कस करते हैं साथ ही जी। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या है, आपके पास पेज नंबर टेक्स्ट बुक का वही 50 है और नोट्स में आपके पास पेज नंबर है 34, जहाँ पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हो गया था, अब हमने आज दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल नंबर 2 राइट। दूसरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। दूसरे बेटा मेथड वही फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, pH और pOH वाले। ठीक है, क्या कहा है सेकंड न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर KOH। जो गिवन है आपको बेटा वो 0.1 मोलर है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यानी आपको क्या चीज़ गिवन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो आपको गिवन हो KOH लाइक दिस, आपने उसको फ़ौरन आयोनाइज कर देना है और यहाँ पर एरो आपने कंप्लीट लगाना है। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है एग्जांपल्स में उसने कंप्लीट एरो लगाए हुए हैं। अगर आपने रिवर्सिबल एरो लगा दिए तो मे बी वो मार्क्स काट ले, डिडक्ट कर ले, होगा वो भी ठीक, गलत वो भी नहीं होगा। वैसे इस चीज़ के मार्क्स नहीं काटते वो, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल में उसने कंप्लीट एरो लगाए हुए थे तो हम उसको फॉलो करेंगे टेक्स्ट बुक को। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस। पोटाशियम के आयन अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्सल आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आपने लिख देना है कि KOH आयोनाइजेज कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस, कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल, 1 हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस किया है इसने। ठीक है, आपने ये लिख देना, आप लिखेंगे KOH ionizes to produce, या लिख दें बेशक ionizes completely या completely ionizes, वो भी ठीक होगा। जस्ट ionizes लिख देते हैं वो भी ठीक होगा। ठीक है, to produce 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल। मैंने आपको समझाया था जितने मोल प्रोड्यूस होंगे जो गिवन वैल्यू होती है उसको उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 मोल है तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई, 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई, जितने मोल प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टेटमेंट में उसने क्या कितने अमाउंट दी थी, 0.1 मोलर KOH। खैर यानी इसमें हमें KOH में कौन सी चीज़ मिली है, हाइड्रोक्सल। इसका मतलब है जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन होगी आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वो क्या होगी
अब वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 0.1, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। क्यों, क्योंकि आपको कितने मोल मिले हैं उसके, 1 मोल, तो आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोलर, ये गिवन था, ये वैल्यू गिवन होती है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी आपको गिवन होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज आएगा, नो, एज इट इज़ 0.1 दोबारा आ जाएगा, 0.1 मोलर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने कहा था कि आपने फ़ौरन क्या करना है, उसकी साइंटिफिक नोटेशन बना लेनी है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ये 1 के बाद, तो आप वैसे बना लें। क्या बनेगा, अब ये आ जाएगा 1.0, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 आ जाएगा। सॉल्व करें अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाएं तो मोलर, ये उसकी मोलैरिटी है। वैसे देखा जाए फिर 1 आ गया, 1 को फिर मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज आएगा, नो। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आ जाएगी 10⁻⁻1 मोलर। ये कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन। अब जब हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाए तो हम कौन सी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, POH। उसने क्या कहा है, उसने pH कहा है, लेकिन यहाँ पर पहले कौन सी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, POH। हम इससे pH तो फाइंड डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पहले POH फाइंड करेंगे फिर pH फाइंड करेंगे। तो आप POH का फार्मूला लगा दें। POH किसके इक्वल होता था बेटा, फार्मूला आपको पता है, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब वैल्यू पुट कर दें, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कितनी है, ये आपके सामने है बेटा, कितनी आई वैल्यू, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, यहाँ पर पुट कर दें 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व कर दें जी। जब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आपको पता है एक्सपोनेंट शुरू में लाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस इनटू क्या हो जाएगा, -1, -1 शुरू में आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा बेटा log 10। अब बेटा आपको अच्छी तरह पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, log 10 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर दें इसको, ये POH है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, ये 1 बचेगा, और log 10 भी किसके इक्वल होता है, 1 इंटू 1, आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब है कि POH की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी होगी, 1। ये देखें जी, आपके पास सिर्फ 1 आई है POH की वैल्यू, लेकिन उसने जो हमें कहा है, उसने क्या कहा है, उसने कहा pH फाइंड करो। नो प्रॉब्लम, अगर हमारे पास एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी होता है। कैसे, क्योंकि हमें पता है क्या कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, अब हम फार्मूला लिखेंगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। अब POH की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, अब आप लिखेंगे pH एज इट इज आ जाएगा, प्लस POH की वैल्यू बेटा आपके सामने है, कितनी आई है, 1, आप यहाँ पर 1 पुट कर दें, इज इक्वल टू किसके है, 14। अब इसको सॉल्व कर दें, कैसे सॉल्व करेंगे, सो सिंपल, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, -14 -1 कितना आ जाएगा, 13। तो आपके पास देखें pH की वैल्यू भी आ गई, जो उसने कहा था कि फाइंड करो, वो कितनी आ गई है, 13। तो ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो एक्सरसाइज से चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर, आपके पास नोट्स में भी सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पर भी आपके पास दोनों आंसर आ गए। अब हमने यानी एक चीज़ फाइंड, हमने जो चीज़ मिली हमने उसको पहले कैलकुलेट कर लिया, बाद में इस फार्मूले से हमने दूसरी वैल्यू फाइंड कर ली। यानी हमारे पास pH या POH में से कोई सी एक वैल्यू अगर गिवन हो तो हम दूसरी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले से। तो हमने फाइंड कर ली जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 में देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास,
न्यूमेरिकल नंबर 3 अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में बेटा क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द POH ऑफ 0.004 मोलर HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो फाइंड क्या करना है, POH। नो प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, कौन सी चीज़ गिवन है, HNO3। जो चीज़ गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं बेटा, फार्मूला लिख लिया करें, नाइट्रिक एसिड HNO3। सबसे पहला काम उसको आपने आयोनाइज करना है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन आयन है, और बाकी NO3 नाइट्रेट आयन ये अलग हो जाएगा। आप बेशक लिख दें जैसे वहाँ लिखा था। अब कितने आयन प्रोड्यूस हुए हैं हाइड्रोजन के, 1। यानी अगर हाइड्रोजन के आयन प्रोड्यूस हों तो आपने बताना है कि कितने आयन प्रोड्यूस हुए हैं, और अगर हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हों तो आपने बताना है कि कितने हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आप लिखेंगे कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड आयोनाइजेस कंप्लीटली। कंप्लीटली लिख दें, ठीक है, ना लिखें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आयोनाइजेस कंप्लीटली टू प्रोड्यूस, कितने मोल प्रोड्यूस किए हाइड्रोजन आयन के, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये देखिए लिख दिया। अब उसके बाद इसका मतलब है जो वैल्यू गिवन है वो भी हाइड्रोजन आयन की है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अब लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब कितने आयन है इसके, मोल है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब वैल्यू उसने कितनी दी है, उसने दी है 0.004, उससे मल्टीप्लाई 0.004 मोलर, यानी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई चेंज आएगा, नो, एज इट इज़ सेम, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, 0.004 मोलर। बेटा मैंने आपको बताया था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया करें। इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाएं, क्या बनेगी, यहाँ पर पॉइंट है तो ये रेफरेंस पॉइंट है, डिजिट के बाद लगाना होता है, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3, 1 2 3, 3 डिजिट्स हमने छोड़े हैं, और छोड़े भी कैसे हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट छोड़े, तो ये मोल, ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई किसकी, हाइड्रोजन आयन की। यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू मैंने उसको सॉल्व करके क्या बनी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोलर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब बेटा आपको पता है जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाए तो पहले हम पीएच फाइंड करेंगे, POH तो फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि अगर हमारे पास OH आ जाए तो हम पहले POH फाइंड करते हैं, बाद में पीएच फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास H आयन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए पहले, तो हम पीएच फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम पीएच फाइंड करेंगे पहले। पीएच का फार्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम, यानी नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैल्यूज पुट कर दें। अब नेगेटिव लॉग एज इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है बेटा हमारे पास, ये वैल्यू गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पुट कर दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दें। यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास, पीएच, जी पीएच, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो क्या करेंगे, प्लस करके लिखते हैं। तो इसको, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -log4, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह प्लस आना था, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग क्या आ जाएगा 10⁻³ सिंपल, जैसे हम पहले करते थे। यानी कि मैंने सिर्फ लॉग को अंदर मल्टीप्लाई किया और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी इसके ऊपर, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे, pH = नेगेटिव। अब log4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या है, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेटर से वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इसकी, जी। log4 मेरे पास वैल्यू क्या आती है जी, देखते हैं अभी। log4 की वैल्यू है बेटा 0.602,
0.602, आमतौर पर इसको लिखा जाता है 0.6, आमतौर पर इसको 0.6 ही लिख देते हैं, 0.2 नहीं लिखते आगे। लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, पॉइंट में आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर ठीक होगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। 0.6 लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस और ये -3 शुरू में आ जाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, log 10 एज इट इज़, जैसे log की वैल्यू सॉल्व करते थे आप क्लास 9th में मैथ्स में, राइट, वैसे इसको करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -0.6 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और log 10 बेटा आपको पता है कितना होता है 1, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पुट कर दिया इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा जी pH, ये pH। अब इसको सॉल्व करें, क्या बना जी -0.6 + 3 1 3, लो जी प्लस का 3 है और माइनस का 0.6 है। बेटा बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको जैसे बेहतर लगे या नोट्स में प्लस की वैल्यू पहले लिख देते हैं, माइनस की बाद में लिख देते हैं, वो भी ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 - 0.6, वो भी ठीक होगा, कोई इशू नहीं है। ऐसे लिख देते हैं, पहले माइनस की वैल्यू बाद में प्लस की, आप जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं नो प्रॉब्लम, दोनों ठीक होंगे, परेशान नहीं होना इसमें। नोट्स में बाज़ औक़ात वो सीक्वेंस से नहीं किया होता, डायरेक्ट किया होता है, तो आपने परेशान नहीं होना जी। इसमें से माइनस करें, 3 में से 0.6 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2.4, आई थिंक सो। इसमें से माइनस कर लेते हैं कि मतलब हमारे पास क्या है 3 - 0.6 जी, हमारे पास आंसर आ गया जी 2.4, ये pH की वैल्यू आई। अब जब pH की वैल्यू आ जाए तो मैंने आपको बताया है उससे अब pOH की वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। कैसे, उसके लिए फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं आपको पता है, मैंने बताया है। pH आ गया, अब हमने pOH फाइंड करना है। आप लिखेंगे pH + pOH इज इक्वल टू किसके होता है 14 के, पुट कर दें। कौन सी वैल्यू हमारे पास आई है pH की वैल्यू पुट कर दें, कितनी है 2.4, यहाँ पर 2.4 पुट कर दिया, प्लस pOH की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एज इट इज़ इक्वल टू 14। अब देखें 2.4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, आप इसको सॉल्व कर दें, 14 - 2.4। तो बेटा इसमें से अगर आप 2.4 माइनस कर दें तो क्या होगा हमारे पास, मतलब 14 - 2.4 सॉल्व करते हैं इसको। बेटा हमारे पास ये आंसर आएगा 14 - 2.4 11.6। तो इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आया 11.6। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि उसने pOH कहा था, रिक्वायर्ड हमें pOH था, 11.6 ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे न्यूमेरिकल जो थे, ये न्यूमेरिकल के 3 क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया था, 2 और 3 भी हमने आज इसको डिस्कस कर लिया। तो आप नोट्स से मज़ीद इसकी हेल्प ले सकते हैं। कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने एग्जांपल्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर कराया था। तो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो हमारा एक न्यूमेरिकल रह गया है पार्ट, उसका इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।